नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल यूपीएससी दीदी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं, आर वी क्लोज टू वर्ल्ड वॉर 3? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे करीबी फेज में हैं? इसी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब भी आज हम न्यूज़ खोलते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि विश्व के अलग-अलग कॉर्नर्स में कोई ना कोई टेंशन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ईरान और इज़राइल का इश्यू, वहीं यूरोप में रशिया, यूक्रेन, रशिया नेटो का इश्यू बहुत बड़ा उभर कर आ रहा है। ऐसे ही चाइना और ताइवान हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट है। कॉमन चीज क्या है यहाँ पे? यूएसए, ये नहीं भूलना है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की तरफ जाएं तो देखते हैं कि वो आए दिन मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। इस सब से क्या प्रतीत होता है कि क्या हम विश्व युद्ध 3 की तरफ जा रहे हैं या ऑलरेडी इट हैज बिगन? चलिए, इतना पैनिक नहीं करते हैं, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। आर वी क्लोजर टू वर्ल्ड वॉर 3 देन एवर बिफोर? जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम तेहरान टू तेपी, फ्रॉम कीव टू कोरियन पेनिनसुला, वर्ल्ड इज हीटिंग अप। लेकिन क्या ये सिर्फ टेंशंस हैं जो आपस में इन देशों के बीच में, इन रीजन्स के बीच में है, या एक्चुअली ये एक चैप्टर है वर्ल्ड वॉर 3 का? क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब शुरू होने वाला है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? नंबर वन, मल्टीपल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एक्टिव हैं एक ही समय पर। मेजर पावर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको अभी एक एक करके सबके नाम भी बताए थे, इनको हम डिस्कस भी करेंगे। इनमें से कुछ जो आमने सामने हैं पावर्स, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। डिप्लोमेसी वीकन हुई है, मिलिट्री लैंग्वेज अब बढ़ रही है। मिलिट्री का राइज, मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से मिलिट्री एक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इस समय दुनिया इट फील्स अनस्टेबल पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। अगर आप इस चार्ट पर, इस मैप पर नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस समय देखने को मिल रहा है पूरे विश्व में। अलग अलग रीजन्स में हम कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ, अब यहाँ जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं तो हमें समझना जरूरी है कि एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 3 के मायने क्या हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब है कोई एक वॉर नहीं हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स मर्ज हो रहे हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स डायरेक्टली, जो मैंने आपको भी शुरुआत में बताया था। ठीक है, इसके अलावा इट इज नॉट जस्ट वॉर विद आर्म्स एंड एमिनिशंस। ये सिर्फ हम जंग की बात नहीं कर रहे इन द लिटरल सेंस, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट साइबर स्पेस, न्यूक्लियर एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर, जो कि देखने को मिल रहा है। प्रॉक्सी वॉर्स देखने को मिल रहे हैं, मिस कैलकुलेशन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर्स अब डेक्लेरेशन के साथ स्टार्ट नहीं होते, कि डिक्लेयर किया जाएगा कि विश्व युद्ध होने वाला है, अनलाइक वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, अब ये स्टार्ट होते हैं एस्केलेशंस के साथ, जो कि हमें विश्व में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही हैं। इसको समझने के लिए शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव फ्लैश पॉइंट, जहां पे दो पावर्स ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। इजराइल को बैक कर रहा है यूएसए, अमेरिका। हम ये देखेंगे कि इन सभी रीजन्स की जब हम बात करने वाले हैं, अमेरिका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, जो हमने शुरुआत में बात भी की थी। चलिए, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम सभी जानते हैं, जिसकी वजह से उस पर एक्सटर्नल प्रेशर भी है। यूएसए थ्रेटन कर चुका है ईरान को कि अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ेंगे या उन पर इश्यूज क्रिएट किए जाएंगे, तो यहाँ कह दिया गया है कि भाई अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो मिलिट्री एक्शन आप पर हो सकता है। ठीक है, ईरान ने भी अपना जवाब क्लियर कर दिया है। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ईरान को लगता है कि हमें किया जा रहा है कॉर्नर। इजराइल को बैक कर रहा है अमेरिका, और हमें कर दिया गया है एक तरफ। इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों है वो आप आगे डिस्कस करेंगे।
यूएस अपने बेसिस और एलाइज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यूएस का फंडा क्लियर है, यूएस कहता है कि भाई हम तो अपने जो, ऑब्वियसली इफ आई विल सी इन द मैप आल्सो, यूएस के बहुत सारे बेसिस हैं इस पूरे रीजन में, मिलिट्री बेसिस हैं प्लस एलाइज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ एक छोटा सा अटैक भी होता है तो कहीं ना कहीं यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, एक मेजर पावर अट्रैक्ट मतलब अटैक इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, और होगा क्या, युद्ध शुरू हो जाएगा। यहाँ हमें एक चीज जो समझनी है वो ये समझनी है, विच इज ईरान न्यूक्लियर एंगल, जिसको लेकर काफी ज्यादा इजराइल भी चिंता में है। अब क्या है, देखिए हम जानते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर बेसिस को उस पर हमला हुआ है, वो खत्म नहीं हुए हैं, डैमेज हुए हैं, डैमेज हुए हैं तो उसको रिपेयर किया जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि ईरान जो है वो एनरिच्ड है यूरेनियम में, तो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो फिर से बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ सैंक्शंस और अटैक्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ता जा रहा है वहां पर, तो बहुत सारी चीजें कंबाइन हो रही हैं। ठीक है, अब इजराइल को ये लगता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इजराइल के लिए केवल वॉर का खतरा नहीं है कि युद्ध होगा तो वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे, बल्कि एग्जिस्टेंशियल एक तरह से कह सकते हैं कि थ्रेट है, कि इजराइल के होने पर थ्रेट है अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर बन जाते हैं। बेसिकली सर्वाइवल का थ्रेट एज पर इजराइल, न्यूक्लियर वेपन्स अगर बन रहे हैं तो। ठीक है, अब यहां मैं आपको बता दूं कि अगर डायरेक्टली यूएस इन्वॉल्व भी नहीं होता है, यूएस का अलाय है इजराइल, अगर यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होता तो भी हो सकता है कि इजराइल जो है एक्ट करे। अगर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो, अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनते जा रहे हैं और ये पता लगता है कि वो फैसिलिटीज फिर से काम कर रही हैं, तो इजराइल प्रीएम्प्टली भी यहाँ पर एक्ट कर सकता है विदाउट यूएसए परमिशन और विदाउट इन्वॉल्वमेंट। यहाँ ईरान ने ओपनली वार्न कर दिया है मिसाइल रिटेलिएशन के लिए। ईरान भी कम नहीं, ईरान ने भी कह दिया कि अगर ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसा कुछ किया जाएगा, मतलब अगर अटैक होगा तो उसका रिटेलिएशन भी देखने को मिलेगा, मिसाइल रिटेलिएशन। ठीक है, वहीं यूएस बेसिस और शिपिंग रूट्स जो होंगे यहाँ पर रिस्क पर आ जाएंगे, तो यूएस डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, यूएस ड्रैग किया जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों, देखिए वैसे तो एक स्टेटमेंट में क्या कहूँ, ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है कि ड्रैग्ड इन ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा यूएस से। तो यूएस के मिलिट्री बेसिस पूरे मिडिल ईस्ट में है, यूएस नेवी कंट्रोल करती है मेजर शिपिंग रूट्स यहाँ पर, तो अगर कुछ भी ऐसा यहाँ होगा तो यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा। और साथ साथ ईरान जो है यूएस को इजराइल का बैकर भी मानता है, तो आमने सामने है दोनों फोर्सेस, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है। हम मूव करते हैं टू द अदर रीजन विच इज रशिया या यूरोप। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, अगर हम यूरोप चलें तो हम देखते हैं कि फिलहाल रशिया चैलेंज कर रहा है यूरोप के सिक्योरिटी को आफ्टर द यूक्रेन वॉर, मतलब नेटो को चैलेंज। नेटो का मंत्र क्या है, नेटो का मंत्र है कि अगर एक भी मेंबर पर अटैक होगा तो वो सब पर अटैक मानेंगे और रिटेलिएशन होगा ही होगा। अब रशिया डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो पेशेंस जरूर टेस्ट कर रहा है नेटो के। ठीक है, लिमिट्स टेस्ट कर रहा है, लेकिन फुल वॉर नहीं कर रहा है। अभी लिमिट्स कैसे टेस्ट हो रही हैं, ये टेस्ट हो रही हैं अलग अलग एयर स्पेस ब्रीच से। जो एयर स्पेस है उनकी वायलेशंस की जा रही हैं, मिलिट्री ड्रिल्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसके अलावा हम जानते हैं रशिया, पुतिन फेमस है अपनी थ्रेटनिंग स्पीचेस को लेकर, वो भी यहाँ पर चल रहा है। तो अगर यूरोप रशिया नेटो के किसी भी देश पर अटैक करता है तो क्या होगा, मतलब यूरोप में डायरेक्टली वॉर छिड़ जाएगी, अगेन पार्टीज बन जाएंगी। तो ये स्थिति है फिलहाल रशिया या यूरोप की, रशिया और यूरोप वाले रीजन की। मतलब यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है, वो तो खत्म हो ही नहीं रहा। एक और एंगल यहाँ पर आ गया जहां पे रशिया सबके पेशेंस टेस्ट कर रहा है। देन इसके बाद की हम बात करें तो हम बात करते हैं अपने एशियन रीजन की, जहां पे चाइना और ताइवान ये बिल्कुल आमने सामने, और अब से नहीं पता नहीं कब से। क्यों, क्योंकि चाइना को लगता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी है, उसका हिस्सा है, वहीं यूएस, अगेन यूएस इज देयर, इट कंसिडर्स ताइवान स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी क्रिटिकल।
वाई ताइवान इज क्रिटिकल, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। यूएस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे रूट्स हैं, पोर्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है ताइवान फॉर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर रशिया, सॉरी नॉट जस्ट फॉर यूएसए फॉर दैट मैटर। अब यहाँ पर जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, चाइना के द्वारा जो मिलिट्री ड्रिल्स की जा रही हैं, वो एक्चुअली ड्रिल्स कम लग रही हैं और रिहर्सल ज्यादा लग रही है। मतलब बार बार ये लगता है कि भाई अटैक करने वाले हैं क्या, तो वो ड्रिल्स कर रहे हैं लेकिन वो रिहर्सल्स के रूप में है, दिख वो रिहर्सल्स रही हैं। तो अगेन यहाँ पे टेंशंस बढ़ती जा रही हैं इसकी वजह से। 2027 सॉरी 2027 जो है, ऐसा माना जा रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ पॉसिबल एक्शन ईयर फ्रॉम चाइना साइड। 2027 को यहाँ पे एक पॉसिबल एक्शन ईयर की तरह देखा भी जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यूएस और चाइना डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, डायरेक्टली आमने सामने हो, ठीक है। फिर एक और फ्रंट, बड़ा फ्रंट, डायरेक्ट आमने सामने, और रिस्क बढ़ जाएगा ना। ताइवान महत्वपूर्ण क्यों है, या ताइवान सबकी प्रॉब्लम क्यों है? ताइवान पर अटैक होता है, डायरेक्ट एक्शंस होते हैं, तो भारत भी इन्वॉल्व होगा। व्हाई इज इट दैट इंपॉर्टेंट? क्योंकि वर्ल्ड के एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स कहां बनते हैं? ताइवान में। तो टेक्नोलॉजी हॉल्ट पर चली जाएगी अगर ताइवान में कुछ होता है तो। फोन्स, कार्स, एआई, डिफेंस सिस्टम्स, ये सब डिपेंड करते हैं इन्हीं चिप्स पर। तो दुनिया रुक जाएगी, बिकॉज ये चिप्स कहां बन रहे हैं? ताइवान में। तो एवरीबडी विल बी अफेक्टेड। इसीलिए ताइवान सबकी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा जब भी कोई टेंशन होती है तो यहाँ पर सबके बयान आते ही आते हैं, ठीक है। ताइवान सिट्स ऑन वन ऑफ द बिजिएस्ट ग्लोबल शिपिंग राउट्स। ग्लोबल शिपिंग राउट्स पर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वॉर यहां अगर होगा तो वो डिसरप्ट कर देगा ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी को। तो इसलिए ताइवान महत्वपूर्ण है सबके लिए, ग्लोबली इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें होगा क्या अगर ताइवान, मतलब क्यों ट्रिगर कर सकता है वर्ल्ड वॉर 3 को? क्योंकि मेजर पावर्स इन्वॉल्व हो गई हैं, चाइना इन्वॉल्व हो गया है, यूएस इन्वॉल्व हो गया है, जापान इन्वॉल्व हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी इज सीकिंग व्हाट? द टेक्नोलॉजी फ्रॉम ताइवान। सब के सब इन्वॉल्व होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी इंस्टेंटली क्रैश हो जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया। अब एक और महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं, वो है हमारा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का इशू, नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन वो साइलेंट ट्रिगर का काम कर सकता है फॉर वर्ल्ड वॉर 3। कैसे? नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो मिसाइल्स और रॉकेट्स को रेगुलरली आए दिन टेस्ट करता हुआ पाया जाता है, हमको पता है ये बात। ये ओपनली थ्रेटन करता है साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो साउथ कोरिया पे कोई थ्रेट आएगा तो किस पर जा रहा है? यूएस पर भी जा रहा है, वहां पर यूएस इंपैक्ट होता है। इसके अलावा यूएस के सोल्जर्स साउथ कोरिया में ऑलरेडी मौजूद हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे कोई मिसाइल का यूज होता है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया टू साउथ कोरिया, तो उसका इंपैक्ट सीधा सीधा यूएसए पर भी पड़ने वाला है। बहुत सारे पीस टॉक्स, अग्रीमेंट्स किए गए हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, लेकिन एवरीथिंग हैज कोलैप्स्ड। कुछ भी सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हम सब जानते हैं कि कुछ सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनता। अनप्रिडिक्टेबल और आइसोलेटेड देश की तरह इसको देखा जाता है। कैसे ट्रिगर कर सकता है ये एक बड़ा वॉर? यूएस के सोल्जर्स, जैसा कि मैंने बताया, ऑलरेडी स्टेशन है नॉर्थ साउथ कोरिया में। कोई भी नॉर्थ कोरियन अटैक जो होगा, इट कैन पुल अमेरिका डायरेक्टली। अमेरिका, चाइना, रशिया, बड़े देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अलग अलग जगहों पर हम जानते हैं कि इकट्ठे आ जाते हैं, अलाइज हैं एक दूसरे के। तो एक पर वॉर का मतलब है कि बाकी सब भी साथ में आ जाएंगे। इट इज गोइंग टू बी अ बिगर कियोस, राइट? नॉर्थ कोरिया, चाइना बैक कर रहा है, तो अगेन हम देखते हैं दो बड़े मेजर पावर्स यूएसए और चाइना आमने सामने हैं। यहां पर भी अगर यहां कुछ होता है तो साउथ कोरिया को अमेरिका करता है सपोर्ट, वहीं या बैक करता है, वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ किसकी बैकिंग है? चाइना की बैकिंग है। एक फाइट अगर यहां होती है तो एक नया वॉर फ्रंट खोल सकती है। मल्टीपल फ्रंट्स खुलेंगे तो इट इज रिस्क ऑफ अ ग्लोबल
war. This is what I was about to, this is what I was talking in the beginning only. मैंने शुरुआत में जब आपको बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है, this is what I meant. Are we actually looking towards World War III? Not. तो अलग अलग जगह पर जो टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, ये इशारा करती हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 या तो इट हैज ऑलरेडी बिगन, क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं होंगी, या हम बिल्कुल उसके मुहाने पर खड़े हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर। बाय बाय।